आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन देखेंगे, देन साइट और अक्रेंस की स्टडी करेंगे, इसकी डिस्कवरी की स्टडी करेंगे और फाइनली ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स होते हैं, इसकी जो पूरी मैकेनिज्म होती है, इसमें पूरे इन स्टेप्स की हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस को रटना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस इतना आसान नहीं है कि आप उसे रट कर याद कर पाएँ। यदि आप उसको रट भी लेते हैं मेहनत करके, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसे भूल जाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ग्लाइकोलिसिस में हम चीज़ों को, हम एक एक स्टेप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि एक स्टेप के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बायोलॉजी को रटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये लगता है कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी इतना वास्ट है कि आप उसे रट कर आप उसे दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझें, तो बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है और इनके एक एक स्टेप को आप समझ करके आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको पूरे स्टेप को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप इस टर्म को पहले ब्रेक करिए। जैसे ही आप इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो वो टर्म खुद आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देगा। तो देखिए, इस टर्म को हम ब्रेक करके इसका मीनिंग निकालते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू टर्म, यानी ग्लाइकोलिसिस में दो टर्म है। फर्स्ट इज ग्लाइको एंड सेकेंड इज लिसिस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइको विच मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस विच मीन्स ब्रेक डाउन। तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे डिफाइन करें ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो आंसर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज को तोड़ देना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे हम सभी जितने भी फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं, उन सभी फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा जो हम लोग फीड करते हैं वो होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को हम सबसे ज़्यादा फीड करते हैं। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको खाते हैं, लेकिन आप लर्न कर लीजिएगा कि जो ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी का मेजर सोर्स है। हालांकि लिपिड हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है ये इसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान है और एब्जॉर्ब करना भी आसान है, और ये इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, यानी ग्लूकोज बहुत जल्दी एनर्जी देता है। इसीलिए जैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच कोई डाइट लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है ग्लूकोज में टूटता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी जो बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा किस फूड आइटम से एनर्जी लेती है? तो आंसर होगा ग्लूकोज से, यानी हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज से लेती है। और बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है? तो आंसर होगा हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन को ग्लूकोज सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ग्लूकोज इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, यानी ग्लूकोज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारी बॉडी का। बॉडी हम ग्लूकोज को ईंधन के तौर पे यूज़ करता है। तो आप कुछ भी खाइए, जैसे आप कोई भी फूड मटेरियल आप यदि फीड करें, कोई भी फूड मटेरियल आप खाएं, तो आपको पता है कि वो फूड मटेरियल जो आप खाते हैं वो हमारे फाइनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होते हुए हमारे ब्लड में जाता है। तो जब वो ब्लड में फूड आइटम्स जाते हैं तो ब्लड से होते हुए आपको पता है कि अब ब्लड क्या करता है? ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है कि उन फूड मटेरियल्स को, उन इसेंशियल मटेरियल्स को हमारी बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स तक पहुंचाना, ये काम है ब्लड का। इसीलिए तो ब्लड को हम लोग परिवहन तंत्र बोलते हैं या संचरण तंत्र बोलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में संचार का काम करता है। तो इस तरीके से जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं वो सब कुछ हमारे ब्लड में मिलता है, और ब्लड हमारे एक एक सेल्स के पास से गुजरता है, और इन ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है उससे जितने यूजफुल मटेरियल होते हैं वो सेल में चले जाते हैं। इस तरीके से जो ग्लूकोज है वो फाइनली कहाँ पहुँच गया? हमारे सेल्स में पहुँच गया।
तो इस तरीके से जो ग्लूकोज है वो सेल में पहुंचेगा। तो जब ग्लूकोज सेल में पहुंच जाता है तो सेल में जाने के बाद यहीं पर ग्लूकोज को तोड़ करके उससे एनर्जी निकाली जाती है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी निकाला जाता है। इन्हीं चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या बताया आपको हमने, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। So what will be the definition of glycolysis? The answer will be breakdown of glucose is known as glycolysis। यानी ग्लूकोज को तोड़ देना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यदि हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो एक बार इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। यानी ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी यदि आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है इसके बारे में एक बार देख लीजिए। देखिए मेटाबॉलिक वर्ड का मतलब होता है उपापचयी प्रक्रिया, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है उसको एक बार देखिए। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस वाइल कैटाबॉलिक इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिक में क्या करते हैं हम किसी बड़ी चीज़ को हम जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें हम बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है कि हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा मॉलिक्यूल रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और कैटाबॉलिज्म में हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आ जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो इसमें ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाएगा, तो आंसर होगा पायरुविक एसिड। अब आपको समझना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, यानी ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कहाँ तोड़ा जाता है। तो आंसर होगा, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड उन चीज़ों को कहाँ भेज देता है, हमारे बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स में। तो जो जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में ग्लूकोज चला जाता है। और आपको पता है कि सेल क्या है, सेल इज समथिंग लाइक अ बैग विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड जिसका नाम है साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है, बीच में न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से ग्लूकोज फाइनली कहाँ पहुंच गया, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, और यहीं पर चलता है ग्लाइकोलिसिस जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है। आंसर होगा कि ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगा, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। अब आगे होगा कि ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा कि दिस मेटाबॉलिक पैथवे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गस्टव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट हैं जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की डिस्कवरी किया और इस प्रोसेस को इन्होंने दिया। तो इस तरीके से इनके नाम आप लर्न कर लीजिएगा, गस्टव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब पार्नस। यदि आपको इतना लंबा नाम याद नहीं होता तो सिर्फ आप एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस लर्न कर लीजिए। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हम लोग एम्डेन मेयरहॉफ पैथवे भी बोलते हैं। अब हम इसके एक एक स्टेप को समझते हैं। तो देखिए मेन ग्लाइकोलिसिस में जो है वो इसके स्टेप्स ही हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत फास्टली ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया, क्योंकि ये आपको लर्न करने की चीज़ें हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ही ग्लाइकोलिसिस है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड में। फिर मैंने बता दिया ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, आंसर हो गया सेल के साइटोप्लाज्म में। डिस्कवर किसने किया था, एम्डेन ने, मेयरहॉफ ने और पार्नस ने किया था। मेन देखिए जो चीज़ है वो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है उसको बिल्कुल भी ना रटिए, मैं आपको खुद इस एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक एक स्टेप कैसे चलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज था। आपको बता दिया हमने ग्लूकोज अब कहाँ पहुँच चुका था, हमारे सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में पहुँच चुका है। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ चलती है, तो आंसर हो जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो देखिए ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलेगा और इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं। जो ये एक एक एंजाइम आप देखिए, ये पूरे एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो ग्लूकोज यहाँ पर है,
ग्लूकोज से ही हम शुरुआत करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब आपने पढ़ा ना कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज को तोड़ करके किस में कन्वर्ट करना है? पायरुविक एसिड में। तो हम लोग अपनी जर्नी जो है वो ग्लाइकोलिसिस की हम जर्नी ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और पायरुविक एसिड पे ले जा करके ख़त्म करेंगे। तो यही पूरा स्टेप आपको समझना है। तो देखिए पहले क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में आप सबको पता है कि ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। तो इस तरीके का फॉर्मूला है। तो देखिए अब ग्लूकोज में कितना कार्बन हो गया? तो आंसर हो गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन का सीधा मतलब होता है फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट, राइलेशन मीन्स सिंथेसिस। यानी जब भी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है तो हमेशा फॉस्फेट को ऐड किया जाएगा, यानी फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का क्या कहलाएगा? तो पहला स्टेप कहलाएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है? तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपोनेंट है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड इन दिस प्रोसेस एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब आपको समझना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप जाकर के ऐड हो जा रहा है। तो अब आपको समझना है कि कार्बन नंबर 6 पे जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है वो आया कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा कि जो फॉस्फेट होता है ये कहाँ से आएगा? तो इस प्रोसेस में एटीपी जो होता है वो एटीपी टूट जाता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट हैं जो कि कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट लॉस्ट हो रहा है। तो वो फॉस्फेट कहाँ जाएगा? तो वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे जाकर के ऐड हो जाता है। तो इसीलिए एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। और ये प्रोसेस किस एंजाइम के प्रेजेंस में चलता है? तो आंसर होगा हेक्सोकाइनेज। देखिए हेक्सो का मतलब ही होता है 6, यानी इसका काम क्या है इस एंजाइम का? कि इस एंजाइम का काम ये है कि एटीपी से जो एक फॉस्फेट निकल रहा है उस फॉस्फेट को ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे जाके ऐड करा देना। तो इसीलिए इसका नाम है हेक्सो, यानी 6 पे ऐड कराता है। और काइनेज का मतलब होता है उस प्रोसेस को प्रोसीड कराना, एक एंजाइम जो प्रोसेस को प्रोसीड कराता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट हुआ? तो एटीपी जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और वे फॉस्फेट ग्रुप जाकर के ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे ऐड हो जाता है। इसीलिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इस चीज़ को मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये आप सबको पता है ये ग्लूकोज का रिंग है। ग्लूकोज के रिंग में देखिए ये जो है ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा कार्बन है। और ये छठा कार्बन यहाँ पे CH2OH ग्रुप होता है। आप सबको पता है CH2OH होता है। और ये जो CH2OH जो कि छठा कार्बन है, इसी छठे कार्बन पे कौन जुड़ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ऐड हो गया। ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी ये सिंपली एक आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है। आइसोमेराइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी जो ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इसीलिए ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस है, इसीलिए इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? आइसोमरेज। तो देखिए अब आपको समझना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट क्यों हुआ, इसका कारण आपको समझना है। तो देखिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में केवल एक ही साइड ब्रांच था जहां से आप फॉस्फेट ऐड कर रहे थे, लेकिन आपको 2 फॉस्फेट चाहिए, 2 साइड ब्रांच चाहिए जहां से आप 2 फॉस्फेट ऐड करा पाएं।
लेकिन यहाँ पर तो एक ही साइड ब्रांच था जहाँ पे आपने ऑलरेडी फॉस्फेट ऐड करा दिया, तो सेकंड साइड ब्रांच कहाँ मिलेगा? इसमें तो मिलेगा नहीं। इसीलिए आपको चूंकि आगे फॉस्फेट और ऐड कराना है और साइड ब्रांच आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज में। जब ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ग्लूकोज के पास देखिए दो ब्रांचेज हैं, साइड ब्रांचेज हैं, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। तो इन दोनों ब्रांच के पास आप फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इसीलिए कन्वर्ट किया जाता है बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में केवल एक साइड ब्रांच होती है जहां से आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में दो साइड ब्रांच होती है जहां से आप दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए चूंकि हम दो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर पाए, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? आंसर होगा आइसोमेरेज में, बिकॉज ये आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है कि आइसो मीन्स सिमिलर यानी एक समान, मेराइजेशन का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही जैसे एक दूसरे कंपोनेंट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो देखिए ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज में भी जो कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ऐड है, जैसा कि पहले इस पे ऐड था तो वैसे इस पे भी ऐड है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। बताया आपको हमने कि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ताकि हमारे पास दो साइड ब्रांच आ जाए। एक ब्रांच पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट था कार्बन नंबर 6 पे, कार्बन नंबर 6 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, लेकिन हम कार्बन नंबर 1 पे भी क्या ऐड कर देते हैं? फॉस्फेट। तो अब फॉस्फेट कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? और फ्रक्टोज सेम फ्रक्टोज ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रक्टोज, और यहाँ पर पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट है तो हो जाएगा फ्रक्टोज 1, और कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट है तो हो जाएगा 6, और दोनों कितने फॉस्फेट हो गए? तो 2 फॉस्फेट हो गए, इसलिए बाई और फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड इन दिस प्रोसेस एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए 6 का कार्बन नंबर 6 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट था, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे ये नया फॉस्फेट आया कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा कि फिर से यहाँ पर नया फॉस्फेट कहाँ से आएगा? तो फिर से हम एटीपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? एडीपी में, जिससे एक फॉस्फेट निकलेगा और वो एक फॉस्फेट कहाँ जुड़ जाएगा? फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे लग रहा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में तो हम एटीपी बनाते हैं, लेकिन हम बार बार अपनी एटीपी यहाँ लगा क्यों रहे हैं? देखिए 2 बार हमने अपना एटीपी खर्च किया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे यदि आप लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? वहाँ पर अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए खुद का पहले पैसा लगाते हैं, आप पहले खुद का पैसा खर्च करते हैं, फिर आप बाद में मुनाफा लेते हैं। तो वैसे ही ग्लाइकोलिसिस से आपको एटीपी तो निकालना ही है जो कि आपके टारगेट है, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? आपको खुद की एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम समझ लीजिए बिजनेस ही है एक तरीके से, ठीक है? पहले पैसा लगाएंगे और बाद में पैसा और निकालेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है? तो हमने क्या बताया आपको? हमने अभी तक आपको यही बताया कि जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का कंपोनेंट है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। और ये 6 नंबर पे फॉस्फेट आया कहाँ से? तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, जिससे एक फॉस्फेट निकलता है, उसी फॉस्फेट को लेकर के ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 पे जोड़ देते हैं। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि फ्रक्टोज में 2 साइड ब्रांच है, वहां पे आप 2 फॉस्फेट लगा पाए, इसलिए हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, यानी फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 6 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट था, कार्बन नंबर 1 पे एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे, और ये नया फॉस्फेट कहाँ से आएगा? तो आंसर होगा फिर से हम एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फेट को निकाल लेंगे और उस फॉस्फेट को कार्बन नंबर 1 पे ले जाके जोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं।
देखिए जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, आप इस कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, हैमर करेंगे, यानी तोड़ेंगे एक तरीके से। जैसे कोई बड़ा सा कंपोनेंट है और बीच में आप उसको हथौड़े से मारिए, आप उसको हैमर करिए। जब हैमर करेंगे तो वो चीज़ 2 पीस में टूट जाएगी। तो सेम यहाँ पर है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को आप हैमर करिए, यानी तोड़ना है एक तरीके से। जब इसको आप तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा, तो आंसर होगा इसको तोड़ेगा एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेज। समझ लीजिए हथौड़े का काम करता है ये एंजाइम, और ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को बीच से तोड़ देगा और दो कंपोनेंट में तोड़ेगा। पहला कंपोनेंट क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा कंपोनेंट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट is converted into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate with the help of enzyme aldolase, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक देखिए कहीं पर कार्बन का लॉस नहीं था, ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, लेकिन ये दोनों चूंकि आप देखिए ये 6 कार्बन का कंपोनेंट है और बीच से आप इसको तोड़ दिए, दो कंपोनेंट में टूटा, तो ये दोनों कितने कितने कार्बन के जाए, 3 कार्बन के, तभी तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 कार्बन होगा। तो इस तरीके से ये 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन हो गया। अब आगे देखिए ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं, यानी ये इसमें आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप मान लीजिए कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ऐसा आप मान लेंगे तो प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो बताइए ये भी 3 कार्बन का था, ये ऑलरेडी 3 कार्बन है, और ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितने मॉलिक्यूल इसके चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, यानी 3 कार्बन और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, यानी ये भी कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का टोटल हो गया, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो 3 कार्बन का ऑलरेडी है और ये भी 3 कार्बन, दोनों 6 कार्बन के हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहां से प्रोसेस लेके चल रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा एसिड बनता है। तो इस तरीके से कौन सा एल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो एसिड कौन सा बनेगा, ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिससे क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन 2 ही चीज़ों से हो सकता है, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करिए या तो आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। और फिर आगे क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, इन दोनों हाइड्रोजन का होगा क्या, तो इन दोनों हाइड्रोजन को पिक कर लेगा NAD+, एक कोएंजाइम है जिसका नाम होता है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनोमाइड एडेनिन। ये क्या करेगा, NAD जो होता है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ पिक कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, एक फॉस्फेट लगेगा, जुड़ेगा। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये कहाँ जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये जुड़ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरिक एसिड में। और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड में कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट था, तो वो तो ऑलरेडी कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट है ही, लेकिन यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जुड़ेगा जो कि कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या होगा, रिजल्टेंट कंपाउंड विल बी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से देख लीजिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पर देखिए ग्लिसरिक एसिड है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि 1,3 बाइफॉस्फो कहाँ से आया। तो देखिए ऑलरेडी कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट तो है ही, तो 3 फॉस्फो तो हो ही गया, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे एक और फॉस्फेट आ जाएगा, कहाँ से, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वही आकर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, अब ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब यहाँ पे देखिए बाईफॉस्फो था लेकिन यहाँ पर 3 फॉस्फो हो गया, मतलब एक फॉस्फेट लॉस्ट हो रहा है। यानी अब टाइम आ गया बिजनेस में मुनाफा कमाने का। मतलब अब आपको क्या निकालना है, एटीपी अपना जितना आपने लगाया था ना उससे दुगना एटीपी आप निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी एक फॉस्फेट लॉस्ट हुआ। और वो एक फॉस्फेट कहाँ गया, तो वो एक फॉस्फेट आप एडीपी जो होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट, उसमें आप एक फॉस्फेट जोड़ करके क्या निकाल रहे हैं, एटीपी, जो कि हमारा ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी करेंसी है। तो इस एटीपी को निकाल लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो चुकी थी, तो ये तो ऑलरेडी चलेगा ही, ये भी कन्वर्ट हुआ तो ये भी तो चलेगा। तो दो दो मॉलिक्यूल लेके आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार तो इसको हाइड्रोलाइज करके एटीपी निकाल लेंगे, और ये भी चूंकि इसमें कन्वर्ट हो चुका था तो इससे भी आप एटीपी निकाल रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर कितना एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी। क्यों 2 एटीपी क्यों मिलेगा, क्योंकि आप इसके दो दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये वाला भी इसी में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कितना एटीपी मिला, तो आंसर आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं एटीपी के, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब आगे देखिए किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है ये, तो यहाँ पर आप लर्न करिएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि जहाँ भी ऊर्जा बनेगा काइनेज, जहाँ भी एटीपी वगैरह लगेगा वहाँ काइनेज होगा। देखिए यहाँ पे एटीपी आपका निकल गया, फिर यहाँ पे 2 एटीपी आपको मिल गया, जितना आपने एटीपी लगाया था यहाँ पे ना 2 एटीपी, वहाँ पर 2 एटीपी आपको मिल गया। अब देखिए आगे क्या होगा, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आप कन्वर्ट कर देंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी अब यहाँ पे बताया था ना आपको, हमने पहले नंबर वाला फॉस्फेट निकल रहा था, यानी आप उस फॉस्फेट को निकाल करके आपने क्या बना लिया, 2 मॉलिक्यूल एटीपी का बना दिया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी ग्लिसरिक एसिड में जो कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट था वो ग्लिसरिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए जो कि म्यूटेशन हो जाता है, इसीलिए एंजाइम कौन सा लग रहा है, म्यूटेज। आगे देखिए क्या होगा, अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये लास्ट में अब ये किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पेप बोलते हैं। तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इनोलेशन बोलते हैं। इनोलेशन का मतलब होता है वाटर का यहाँ पे लॉस्ट होगा, यानी पानी यहाँ पे निकलेगा, और चूंकि इनोलेशन कहा जा रहा है इसलिए कौन सा एंजाइम लगेगा, आंसर होगा इनोलेज। और अब लास्ट में क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो आपकी जर्नी 6 कार्बन से स्टार्ट हुई थी और ये कन्वर्ट किस में हुआ, 3 कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन। और यहाँ पर देखिए फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था, ये कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर भी देखिए फॉस्फो है, यानी यहाँ पर भी फॉस्फेट निकल गया, और वो फॉस्फेट फिर कहाँ गया, एडीपी से जुड़ करके क्या बना दिया, एटीपी। तो आपको 2 जगह पे एटीपी मिल गया, 2 एटीपी यहाँ से मिला, 2 एटीपी यहाँ से मिला, यानी टोटल कितने एटीपी मिल गए, तो आंसर होगा 4 एटीपी, यानी टोटल आपको 4 एटीपी मिल रहा है। तो इस तरीके से 4 एटीपी मिला, यानी ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में आपको कितना एटीपी मिला, 4 एटीपी, और आपने 2 एटीपी ऑलरेडी वहां खर्च किया था और 4 एटीपी आपको मिला, यानी टोटल एटीपी कितना मिलेगा, तो आंसर आप बताएंगे 4 एटीपी। लेकिन आपसे पूछेगा कि नेट गेन आपको कितना हुआ, यानी आपने बिजनेस में 2 एटीपी तो ऑलरेडी खर्च किया था, तो आपको नेट गेन यानी आपका फायदा कितने का हुआ, तो आंसर होगा 2 एटीपी का फायदा हुआ। और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, तो आंसर होगी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैसे चलती है। That's all.